हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टर्नरी मैग्मा विथ बाइनरी सॉलिड सॉल्यूशन और टर्नरी सिस्टम विथ अल्बाइट एनॉर्थाइट एंड डाइऑक्साइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक फिगर देख लेते हैं जो टर्नरी सिस्टम का एक फिगर होगा, एक ट्रायंगल की तरह होगा। ठीक है, जिसके सबसे ऊपर में हमने डाइऑक्साइड शो किया है जो 1392 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्योर डाइऑक्साइड आपका रहता है। उसी तरह यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में नीचे पे 1118 डिग्री सेंटीग्रेड पे एल्बाइट और राइट हैंड साइड पे एनॉर्थाइड 1553 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहता है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये आपका एल्बाइट और डाइऑक्साइड का बाइनरी यूटेक्टिक पॉइंट है, और उसी तरह यहाँ पे जो पॉइंट है वो डाइऑक्साइड और एनॉर्थाइड का बाइनरी यूटेक्टिक पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पे एक टेम्परेचर भी दिया हुआ है 1274 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो है 1085 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और यहाँ पे हम एक बाउंड्री कर्व देख रहे हैं जिसे क्या कहते हैं, टर्नरी कोटेक्टिक लाइन। ठीक है, जो कि दो बाइनरी यूटेक्टिक को जोड़ता है। ठीक है, और इससे ऊपर वाला जो पार्ट है ये आपका डाइऑक्साइड प्लस लिक्विड है, और ये आपका AbNaN सॉलिड सॉल्यूशन या प्लेजियोक्लेज सॉलिड सॉल्यूशन का ये आपका रीजन है। ठीक है, जिसमें कि प्लेजियोक्लेज सॉलिड सॉल्यूशन में एल्बाइट और एनॉर्थाइड होता है। इसके दो एंड मेंबर्स होते हैं, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, अब इसके नोट्स देख लेते हैं। Crystallization of ternary magma with binary solid solution, albite, anorthite and dioxide. And the crystallization of three-component magma can be represented by a triangular diagram. जो थ्री component magma crystallization है उसे हम एक triangular diagram के द्वारा दिखा सकते हैं। ठीक है, An example of such a diagram shown in figure A in terms of three components, albite, anorthite and dioxide. ठीक है, इसमें तीन कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, एल्बाइट, एनॉर्थाइड और डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे इस डायग्राम के बारे में बात किया जा रहा है। जो देखिए दूसरा डायग्राम है, डाइऑक्साइड, एल्बाइट और एनॉर्थाइड। ये आपका फिगर 1 है। ठीक है, फिगर A इस पर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बताया गया कि तीन हम लोग ने कंपोनेंट लिए हैं, डाइऑक्साइड, एल्बाइट और एनॉर्थाइड। ठीक है, The contour in this diagram represent melting temperatures and are known as isotherms. And the surface defined by these isotherms is called liquidous surface. Let us study the crystallization of a magma of composition F, and the composition F represent 50% dioxide, 25% albite and 25% anorthite. यहाँ पे हमें बहुत सारे कंटूर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कंटूर है इससे हम क्या कहते हैं, आइसोटर्म्स। ठीक है, ये क्या है, ये कंटूर है जो आपका मेल्टिंग टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसे हम क्या कहते हैं, आइसोटर्म्स। और जो सरफेस है जो आइसोटर्म्स के द्वारा डिफाइन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, लिक्विडस सरफेस। अब हम लोग एक पॉइंट ले रहे हैं F यहाँ पे। ठीक है, हमने एक पॉइंट लिया है F जो कि किस रीजन में है, डाइऑक्साइड रीजन में है, और इसका कॉम्पोजिशन है 50% डाइऑक्साइड, 25% एल्बाइट एंड 25% एनॉर्थाइड, यानी कि 50% डाइऑक्साइड एंड 50% प्लेजियोक्लेज। ठीक है, इन फिगर A देयर इज वन बाउंड्री कर्व विच सेपरेट्स द फील्ड ऑफ प्लेजियोक्लेज फ्रॉम फील्ड ऑफ डाइऑक्साइड। द पॉइंट F is in the dioxide field and represents a temperature 1275 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे हम एक बाउंड्री कर्व देख रहे हैं, ये वाला बाउंड्री कर्व, जो कि आपके फील्ड ऑफ डाइऑक्साइड जो है, डाइऑक्साइड का फील्ड और प्लेजियोक्लेज का फील्ड को एक दूसरे से अलग करता है। जो पॉइंट F है कि आपका डाइऑक्साइड फील्ड में है, और यहाँ पे इसके टेम्परेचर है 1275 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि हमने पढ़ा भी। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, As the temperature falls, dioxide begins to crystallize. With the separation of dioxide,
the liquid is enriched in albite and anorthite, and the point F moves downwards in the direction of the arrow. Ultimately, it reaches the boundary of the plagioclase field at G, टेम्परेचर 1235 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो फॉल होता है, यानी गिरता जाता है, कम होता जाता है, तो डाइऑक्साइड क्या होता है, क्रिस्टलाइज होना शुरू करता है, ठीक है। और डाइऑक्साइड क्रिस्टलाइज होना शुरू करता है मेल्ट में से, तो अब मेल्ट में एल्बाइट और एनॉर्थाइट बच जाते हैं और वो एल्बाइट एनॉर्थाइट रिच हो जाता है मेल्ट, ठीक है। और वो धीरे धीरे जी की ओर, एरो है ना, एरो के डायरेक्शन की ओर यानी जी की ओर मूव करने लगता है, और यहाँ पे ये बाउंड्री कर्व में जी के पॉइंट पे मीट करता है, जहाँ पे किसका टेम्परेचर होगा 1235 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। पॉइंट जी represents 17% diopside crystals and 83% liquid. Here, anorthite rich plagioclase AB1, AN4 starts crystallizing with the separation of crystals of the both diopside and AN rich plagioclase. The composition of the melt moves along the boundary curve, this is curve CU, in the direction of the arrow. It means that the melt progressively becomes rich in albite. तो यहाँ पे G क्या रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे डाइऑक्साइड जो है वो 17% है, ठीक है, और जो लिक्विड है एनॉर्थाइट और एल्बाइट का वो कितना है 83% है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि एनॉर्थाइट रिच प्लेजियोक्लेज जो है वो क्रिस्टलाइज होना शुरू करता है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट पहुँचे तो जैसे यहाँ पहुँचे तो एनॉर्थाइट रिच प्लेजियोक्लेज भी जो है क्रिस्टलाइज होना शुरू करता है। तो यहाँ पे जो एल्बाइट और एनॉर्थाइट का जो रेशियो होता है वो होता है 1:4, ठीक है। साइड और एनॉर्थाइट रिच के जो प्लेजियोक्लेज के जो क्रिस्टल हैं वो जब अलग होते हैं तो ये जो मेल्ट है ये बाउंड्री कर्व की ओर, ये डायरेक्शन की ओर मूव होना शुरू करता है, ठीक है। और इसका मतलब है कि मूव इसकी ओर कर रहा है, यानी कि वो एल्बाइट रीजन की ओर मूव कर रहा है, ठीक है ना। मेल्ट जो है वो अब क्या होने वाला है, एल्बाइट रिच होने वाला है, इधर मूव कर रहा है यानी, ठीक है। क्योंकि इधर था यहाँ पे जैसे कि F से पॉइंट आया, यहाँ पे एक कोई मेल्ट जो है कॉम्पोजिशन F से स्टार्ट हुआ, वो नीचे की ओर आया और अब इधर मूव करने लगा है, ठीक है। With falling temperature, the earlier formed crystals of plagioclase react with the melt and their composition changes continuously. For example, at K, plagioclase of composition L, AB1, AN2 separates out, and all earlier crystals of plagioclase will also change over to this composition. तो जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो गिरता जाता है, जो प्लेजियोक्लेज के क्रिस्टल पहले फॉर्म किए थे वो मेल्ट के साथ रिएक्ट करते रहते हैं और उसका कंपोजिशन जो है लगातार क्या होता है, बदलता रहता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, के पे देखिए, यहाँ पे जो कंपोजिशन एल रहता है इसका, ठीक है, ये AB1 और AN2 है ना। तो कंपोजिशन क्या है, AB और AN का 1:2 है, वो क्रिस्टल्स बने हैं, उसके साथ क्या होता है, लगातार रिएक्ट करता है और उसका कंपोजिशन लगातार क्या होता है, चेंज होता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एल होगा, के और एल, यहाँ पे क्या एल होगा, ठीक है। ऑल द लिक्विड डिसअपियर एट M and the plagioclase arrives at the composition AB1 and AN1 and the composition of diopside however remains unchanged. तो जो भी लिक्विड चलता हुआ आ रहा था अब वो M पॉइंट पे पहुँच के वो पूरा ख़त्म हो जाता है, वो पूरा कंज्यूम कर लिया जाता है और सारा जो है वो क्रिस्टल के रूप में चेंज हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन होता है प्लेजियोक्लेज का जो रेशियो होता है वो AB1 और AN1 यानी कि 1:1 होता है, ठीक है। और जो कॉम्पोजिशन होता है डाइऑक्साइड का वो हाउएवर हमेशा क्या होता है, अनचेंज रहता है डाइऑक्साइड का। In the above discussion, perfect equilibrium is assumed throughout the crystallization. If, however, the equilibrium between crystals and liquid is not maintained due to rapid cooling, new plagioclase will coat the early ones, thereby forming zone crystals.
तो हमने जो ऊपर में पढ़ा वो हमने एक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा। जब एक ऐसा ही एक तरीके से इक्विलिब्रियम होता है क्रिस्टलाइजेशन में, तब हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, जब क्रिस्टल्स और लिक्विड के बीच इक्विलिब्रियम जो है सही तरह से मेंटेन नहीं हो पाता है और रैपिड कूलिंग हो जाता है, तुरंत कूलिंग ठंडा होने लगता है, तो जो न्यू प्लेजियोक्लेस है वो पुराने प्लेजियो के चारों ओर एक जोन की तरह फॉर्म करते हैं। मैंने आपको पता है जोन नहीं इस तरह से होता है ना, इस तरह फॉर्म करते हैं। ठीक है, the other thing we generally takes place in the nature is fractional crystallization or zoning. In that case, instead of crystallizing the whole liquid at point M, the course of crystallization will be extended from M to S. At S, you can notice the composition naturally that it will be richer in albite compared to at point M. So in only that case, crystals of more albitic composition can be formed when there is a zoning takes place or fractional crystallization takes place. So this is how the crystallization of albite and earthite diapside takes place. अगर जो भी हमने पढ़ा वो इक्विलिब्रियम के लिए होता है। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम नहीं हुआ और वहाँ पे फ्रैक्शनल और जोनिंग क्रिस्टलाइजेशन हो गया, तो उस केस में क्या होगा, मेल्ट यहाँ एम तक ख़त्म नहीं होगा, वो आगे आएगा एस तक। ठीक है, और यहाँ एस पॉइंट पे वो आकर के ख़त्म होगा। तो एस तक आएगा यानी कि वो एम के कंपैरिजन में एस ज़्यादा होगा, क्या होगा, एल्बिटिक कॉम्पोजिशन का होगा, उसमें एल्बाइट का कॉम्पोजिशन ज़्यादा होगा। ठीक है, और इस तरह से जो क्रिस्टलाइजेशन है ये पूरी तरह से फॉर्म करता है। ये आपका फिगर ए है। ठीक है, तो ये देखिए ये एक हम लोग का टर्नरी का डायग्राम है। ठीक है, जिसमें हमने 3 कंपोनेंट लिए हैं, डाइप्साइड, एल्बाइट एंड एनॉर्थाइट। और यहाँ पे जो कंटूर लाइन है वो आपका आइसोटोम शो कर रहा है, जो कि आपका मेल्टिंग टेम्परेचर को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप टेम्परेचर को यहाँ से ऊपर की ओर इंक्रीज़ करते हुए देख रहे हैं और यहाँ से इधर टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हुए देख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक हम लोग कर्व देख रहे हैं जिसे बाउंड्री कर्व कहते हैं या टर्नरी कॉटेक्टिक लाइन कहते हैं। ठीक है, और ये इसके इस साइड का जो पार्ट है वो आपका डाइप्साइड प्लस लिक्विड है और इस साइड का जो पार्ट है वो आपका प्लेजियोक्लेस प्लस लिक्विड है। तो डाइप्साइड रीजन में हम एक पॉइंट ले रहे हैं एफ 1275 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, तो ये मेल्ट जो जैसे धीरे धीरे ठंडा होना शुरू करता है टेम्परेचर कम होने की वजह से, तो वो किधर आता है, जी की ओर आने लगता है। ठीक है, यहाँ एफ पे जो कंपोजिशन हमें शो कर रहा है वो उसका कंपोजिशन क्या है, यहाँ पे आपका जो कंपोजिशन शो कर रहा है उसमें आपका डाइप्साइड 50% है और एल्बाइट और एनॉर्थाइट जो है 25% है। यानी कि आपका डाइप्साइड भी 50% है और प्लेजियोक्लेस भी आपको 50% है यहाँ पे। ठीक है, यानी जो यहाँ एल्बाइट और एनॉर्थाइट का जो कंपोजिशन है, रेशियो जो है वो यहाँ पे भी आपका AN1 और AB1 है, यहाँ पे भी रेशियो, क्योंकि दोनों 25% है। ठीक है, फिर यहाँ से जो मेल्ट है ठंडा होते हुए जी पर पहुँचता है। ठीक है, और यहाँ पे जी पे आपका टेम्परेचर है 1235 डिग्री सेंटीग्रेड और जी पे जो कंपोजिशन है यहाँ पे आपका जैसे ही पहुँचता है यहाँ पे डाइप्साइड क्रिस्टल क्या होते हैं, फॉर्म करने लगते हैं। तो यहाँ पे डाइप्साइड जो है उसके कितने क्रिस्टल्स हैं, 17% क्रिस्टल्स यहाँ पे हैं, बनते हैं। और एल्बाइट और एनॉर्थाइट का जो सॉल्यूशन है वो कितना रहता है यहाँ पे, वो आपका 83% लिक्विड के रूप में रहता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि धीरे धीरे डाइप्साइड और एनॉर्थाइट के जो लिक्विड हैं, एनॉर्थाइट के जो क्रिस्टल हैं, डाइप्साइड और एनॉर्थाइट के जो क्रिस्टल हैं वो अलग होने शुरू कर देते हैं और यहाँ पे अब जो कंपोजिशन बच जाता है वो एल्बिटिक बच जाता है, एल्बाइट का बच जाता है। ठीक है, फिर ये कंपोजिशन जो है जैसे जैसे बाउंड्री कर्व के अलॉन्ग बढ़ता है तो वो लगातार जो भी पहले से जो क्रिस्टलाइज हुए हैं उन प्लेजियोक्लेस के साथ वो रिएक्ट करते रहता है और उसका कंपोजिशन लगातार चेंज होता रहता है। ठीक है, इस तरह ये पॉइंट के पे पहुँचता है जिसका कंपोजिशन क्या है, एल है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे जो आपका रेशियो होगा AB और AN का वो होगा 1:2। ठीक है, और यहाँ पे भी जो कंपोजिशन है यहाँ पे जो पहले से
फॉर्म जो क्रिस्टल्स हैं, प्रेसिपिटेटेड जो भी प्लेजियोक्लेस हैं, उसके साथ मेल्ट क्या होता है, लगातार रिएक्शन करता रहता है, ठीक है। और उसका कॉम्पोजिशन क्या है, लगातार चेंज होते रहता है। उसके बाद यहाँ पे के से जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं एम की ओर, एम पे जो जितना भी लिक्विड है यहाँ से आ रहा था और ये यहाँ एम तक पहुँचता है, ठीक है। और एम तक पहुँच के जब हम इक्विलिब्रियम वाला देख रहे हैं तब यहाँ एम तक पहुँच के जो जितना भी लिक्विड है कंज्यूम्ड हो जाता है, यानी कि सब के सब क्रिस्टल में चेंज हो जाते हैं। जब आप इक्विलिब्रियम वाला प्रोसेस पढ़ेंगे तो वो एफ से स्टार्ट होकर के एम तक आएगा। और यहाँ पे हमने के का जो कंपोजिशन निकाला है उसके लिए हमने एक लाइन खींचा है नीचे तक, और वो है एल, ठीक है। तो जो मेल्ट है वो एफ से होते हुए जी की ओर, जी से के और के से एम तक पहुँचता है। तो एम पे पहुँच के जितना भी लिक्विड है वो डिसअपियर हो जाते हैं, वो सारे कंज्यूम होकर क्रिस्टल में बदल जाते हैं। तो अब यहाँ पे जो डाइऑक्साइड का और प्लेजियोक्लेस का जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो कितने हैं, 50 यानी 50% डाइऑक्साइड एंड 50% प्लेजियोक्लेस। यानी कि यहाँ पे भी अब जो आपका एल्बाइड और एनॉर्थाइड का जो रेशियो हो रहा है वो AN1 और AB1 हो रहा है। यानी कि इनिशियल कॉम्पोजिशन की जैसे ही आपका लास्ट वाला जो कॉम्पोजिशन है वो भी सेम रहेगा, AN1 एंड AB1, ठीक है। तो ये था इक्विलिब्रियम में। और कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी हम इक्विलिब्रियम के अलावा हमें फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन देखने को मिलता है। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन यानी कि जो भी क्रिस्टल फॉर्म कर जा रहे हैं वो उस मेल्ट से अलग हो जा रहे हैं और मेल्ट के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब जो बचा हुआ मेल्ट है वो एक नया क्रिस्टल फॉर्म कर रहा है, इसलिए हम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। और इसमें कभी कभी जोनिंग भी हम लोग को देखने को मिलती है, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन या जोनिंग क्रिस्टलाइजेशन होने पे क्या होगा कि मेल्ट जो है वो एम तक ख़त्म नहीं होगा, वो आगे एक्सटेंड करेगा, एस तक जाएगा, ठीक है। और एस जो है वो क्या होगा, उसका नेचर कैसा होगा, मोर एल्बिटिक होगा ना एम कंपैरिजन में, क्योंकि ये एल्बाइड की ओर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ का कंपोजिशन जो होगा वो ज़्यादा एल्बिटिक होगा, ठीक है, एम के कंपैरिजन में। तो हमें ज़्यादा एल्बिटिक कंपोजिशन वाले क्रिस्टल तभी देखने को मिलेंगे जबकि फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन या फिर जोनिंग क्रिस्टलाइजेशन होगा। तो ये था हम लोग का क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एल्बाइड, एनॉर्थाइड एंड डाइऑक्साइड। आपको ये वीडियो समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।